दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हो रही गर्मी। फरीदाबाद सरकारी अस्पताल में 31 शव पहुंचे। 24 घंटे में शव गृह में 31 शव पहुंचाए गए। 12 शव लावारिस हालत में नजर आए हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार जिस तरीके से शव पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, ये बड़ा खौफनाक मंजर है और लोग इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हीट वेव लोगों की जान ले रहा है। अब स्वास्थ्य महकमा भी एक्टिव हो चुका है, लेकिन अभी अगर बात करते हैं, जैसे केशव की रिपोर्ट में आप देख रहे थे कि दिल्ली में खास तौर पर बाकायदा हीट वेव से निपटने के लिए अलग से तैयारी की गई है। और उसमें केशव की तरफ एक बार फिर से रुख करते हुए, केशव, हीट वेव को लेकर ये कुछ सेलेक्टिव अस्पतालों में तैयारियां हैं या फिर कमोबेश हर अस्पताल को दिशा निर्देशित किया गया है कि वहां पर हीट वेव से निपटने के इंतजाम होने चाहिए? पूजा, देखिए, जिस तरह की व्यवस्था जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं आरएमएल हॉस्पिटल में किया गया है हीट वेव को लेकर, यहां पर हीट स्ट्रोक यूनिट बनाया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीट वेव से पीड़ित मरीजों का ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि सभी अस्पताल में इस वक्त हीट वेव से पीड़ित मरीज एडमिट हो रहे हैं और वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन आरएमएल हॉस्पिटल ने पिछले महीने मई में ही यहाँ पर एक व्यवस्था किया था हीट स्ट्रोक यूनिट बनाकर, ताकि जो मरीज सीधा हीट वेव से पीड़ित होंगे उनका इलाज तुरंत उस यूनिट में किया जाएगा, ताकि उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सके। अभी अगर आज की बात करें तो 20 ऐसे मरीज यहां पर एडमिट हुए थे जिनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। इसमें से अधिकतर मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है और अभी तक 11 लोगों की मौत हीट वेव्स के कारण सिर्फ और सिर्फ आरएमएल हॉस्पिटल में हो चुकी है। साथ ही बात करें सफदरजंग की, तो वहां भी 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। एम्स में भी 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो कि दिल्ली सरकार की है, उसमें 42 मरीजों की मौत हो गई है। और लगातार इसी तरह के मौत के आंकड़े दिल्ली के अलग अलग सरकारी हॉस्पिटलों से आ रहे हैं, जहां की अगर बात करें सेंट्रल हॉस्पिटल की और प्राइवेट हॉस्पिटल की या दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के, हर हॉस्पिटल में हीट वेव से पीड़ित मरीजों की मौत हो रही है। और रोजाना क्या ये वो लोग हैं जिनके पास छत नहीं है? क्या ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, जिनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, या कौन लोग हैं, ताकि कम से कम ये पता लगे कि अब इनके लिए किस तरह से इंतजाम किया जाए ताकि लोगों की जान ना जाए? बिल्कुल पूजा, देखिए, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आप देखते होंगे कि जो रिक्शा चालक हैं या रोजाना मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं या रैन बसेरा में रहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है अभी तक, इसलिए रैन बसेरा में अधिकतर ना पंखे हैं, ना लाइट है, ना कूलर है, कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस तपती गर्मी में कैसे वो लोग रहते होंगे। एक एनजीओ है, उन्होंने एक डेटा जारी किया कि 192 लोगों की मौत दिल्ली में इस महीने हुई है, खासतौर से गर्मी के कारण। और ये सभी बेघर लोग हैं जिनकी मौत हुई, 192 वो आंकड़े हैं। साथ ही हॉस्पिटल में जो एडमिट हो रहे हैं, ये जो पेशेंट हैं वो है जो उनके फैमिली लेकर उनको यहाँ पर किसी न किसी हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। बेघर लोगों को, ज्यादातर लोगों को लेकर किसी हॉस्पिटल में पहुंचा भी नहीं जा सकता है। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं, सरकारी हॉस्पिटलों के अलग है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अलग है। और कई जो बॉडी हैं वो लवारिस स्थिति में मिल रहे हैं पुलिस को। कल ही इंडिया गेट के पार्क में एक लवारिस बॉडी मिला था जिसको हीट स्ट्रोक आने के बाद उनकी मौत हो गई थी। ये तमाम ऐसे बॉडी हैं जो हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों की लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मिल रही है। केशव, आपके पास वापस लौट रही। हीट स्ट्रोक दरअसल पहले चपेट में ले रहा है, धीरे धीरे इस तरह से जिंदगी को ही आगोश में ले रहा है कि लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं। भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल तैयार रहें, उनकी ओर से कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा कई अस्पतालों के अंदर स्पेशल यूनिट तैयार की गई है ताकि सीधे हीट वेव के लिए जो टीम्स हैं वो एक्टिव मोड में आ जाएं और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस बार अभी देखिए लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है जब इस गर्मी की मार लोगों पर पड़ रही है, लेकिन इस 1 महीने में प्रशासन की ना नींद जागती हुई नजर आती है और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि लोगों की इससे जान भी जा सकती है। क्योंकि देखिए, लोगों की परेशानी को वही समझ सकता है जो खुद उस परेशानी से जूझेगा। क्या अधिकारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्या सरकारों को ये बात समझ में नहीं आ रही है? ये कुछ सवाल इस वक्त जरूर खड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों में। खासतौर पर दिल्ली की बात करें, अगर एनसीआर की बात करें, फरीदाबाद से आपने देखा, नोएडा की बात करें, सोनभद्र, चित्रकूट, ये वो इलाके हैं जहां से लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। फिलहाल केंद्रीय मंत्रालय की ओर से समीक्षा बैठक की गई है और क्योंकि इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा के पास में, तो जेपी नड्डा ने मरीजों की देखभाल के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है। और इस बीच गर्मी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त एक्शन में है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार बने। अखिलेश का रुख करते हुए, अखिलेश, मध्य प्रदेश की बात करते, प्रशासनिक स्तर पर वहां पर भी क्या कुछ इस तरह के स्पेशल यूनिट्स तैयार की गई हैं ताकि अगर कोई भी इस तरह का केस आता है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और जल्दी उनकी रिकवरी हो?
बिल्कुल, ग्वालियर चंबल जो इलाका जो सबसे ज्यादा तप रहा है इस वक्त, वहां पर अस्पतालों में और खासतौर से जो बड़े अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। ग्वालियर के जो बड़े अस्पताल है वहां पर तैयारियां तमाम है। इसके अलावा अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो टीकमगढ़ और निवाड़ी में इस तरह की तैयारियां हो। जैसे मैं बता रहा था कि बाकी जिले में थोड़ी राहत है, लेकिन ये 10 जिले ऐसे हैं जहां पर एक तरह से प्रशासन अलर्ट है, सतर्क है, और मुख्यमंत्री ने सीधे एक तरह से बैठकें लेकर पहले ही ताकीद कर दिया था, तैयारियां तमाम उस तरह की नजर आ रही हैं। इसलिए हम देख रहे हैं डेथ टोल जो है उस तरह का नजर मध्य प्रदेश में नहीं आया है। पूजा, थानेश्वर, चंडीगढ़ की बात करते हैं या फिर सटा हुआ हरियाणा की बात करते हैं, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? क्या इंतजाम वहां पर सरकार की ओर से किए गए हैं? आपने जिक्र किया था कि बसों में पानी पिलाया जा रहा है, अस्पतालों की बात करते हैं, वहां के क्या हालात इस वक्त हैं? देखिए, जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई थी उसी समय हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया था कि सब डिवीजन तक के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसके अंदर हीट स्ट्रोक से आने वाले पेशेंट के लिए स्पेशल सेंटर बनाया जाए। अब सभी हॉस्पिटलों के अंदर एक कमरा स्पेशल बनाया गया, स्पेशल डॉक्टर 24 घंटे उसमें तैनात रहते हैं और हीट स्ट्रोक से आने वाले जो पेशेंट होते हैं उनका वहीं स्पेशल इलाज किया जाता है। तो इसीलिए हरियाणा में आप देख सकते हैं कि डेथ रेशो नहीं आ रही है। शुरू में एक महेंद्रगढ़ में एक अंगूरी देवी नाम की महिला, 40 वर्षीय महिला की मौत की खबर आई थी कि हीट स्ट्रोक से उसकी मौत हो गई है, लेकिन बाद में प्रशासन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया था कि उसको और भी बीमारियां थी, उस वजह से उसकी मौत हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो प्रबंध किए, सरकार ने जो ऑर्डर दिए, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरह के प्रबंध किए, उससे हरियाणा में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की कोई संख्या नहीं आई है। जहां तक बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने जितने भी हॉस्पिटल हैं सब में हीट स्ट्रोक के स्पेशल सेंटर बना रखे हैं और जितने भी पेशेंट आते हैं हीट स्ट्रोक से रिलेटेड, खासतौर बेघर जो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, अन्य जिस तरह भी पेशेंट आते हैं उनको स्पेशल इलाज दिया जाता है और उनके रहने का अच्छा अरेंजमेंट किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई ढील नहीं बरती गई है हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर इस बार हीट स्ट्रोक से बचने की वजह से। जी पूजा, एक बार मैं आप सभी के पास वापस लौटूं, जरा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की ओर से हीट वेव को लेकर समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ कहा गया, सुन लीजिए। हमने सभी अस्पतालों को कहा है, पब्लिक या प्राइवेट, सभी हीट वेव को टॉप प्रायोरिटी दें और हीट वेव से आए हुए पेशेंट्स की व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था करें। मैंने अपने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जितने सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, जो सेंट्रली मैनेज्ड हॉस्पिटल्स हैं, उसके बारे में खुद अधिकारी जाकर के दौरा करके देखें कि उनकी अलग से व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। और स्टेट्स को हमने डायरेक्शन भी दी है और उनको हमने एडवाइजरी दी है कि वह देखें कि उनके प्रदेश में सारे स्टेट्स और सारे हमारे सभी स्टेट्स में जो पब्लिक में और प्राइवेट में हॉस्पिटल चल रहे हैं वो हीट वेव के लिए स्पेशल व्यवस्था करें। मैं यहाँ ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जनता है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस समय लिक्विड डाइट्स पर विशेष करके ध्यान दें। वो मैं सजेस्ट करूँगा कि डिहाइड्रेशन नहीं हो, इसलिए पानी का बहुत उपयोग करें। साथ में कोई नारियल पानी या अन्य तरीके के हम जो भी लिक्विड डाइट्स ले सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें, नींबू पानी या फिर शरबत या किसी भी तरीके से नारियल पानी आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, और वो कह रहे हैं कि लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा रखें। नरेश चावला जी, लिक्विड डाइट की जब बात करते हैं तो हम तो ये देख रहे हैं कि लोग अभी भी प्रोसेस फूड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि प्रोसेस फूड का जो डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है और लोग प्रोसेस फूड अभी भी इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मैं व्यवहारिक जवाब दूंगा। मेरे हिसाब से सादा पानी, ओआरएस का पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ या दही की लस्सी या घर का बना हुआ मौसमी का जूस, ये बेस्ट हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं खुलेआम बता दूं कि जो ये आपको जो फ्रूट जूसेस आते हैं पैक्ड वाले, कोई सोचता हो कि उसमें आम होते हैं या उसमें पाइनएप्पल होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ उसका फ्लेवर डाला होता है, तो उसको हम पसंद नहीं करेंगे। और एरेटेड ड्रिंक्स हैं जो ये कोक या लिम्का या इनका भी अच्छाई नहीं है। तो जो मैंने 5-6 किस्म के पानी बोले हैं वही आप लीजिएगा। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह करूंगा, जितना हो सके घर से निकलो तो 2 लीटर की बोतल पानी की अपनी लेके निकलो। जो आप बाहर का मशीन का पानी पीते हैं या खुला पानी पीते हैं या जो खुले स्ट्रीट फूड ले रहे हैं या जंक ले रहे हैं, हमारे पास इससे इन्फेक्शन केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जितना हो सके होममेड फूड और अपना घर का ताज़ा खाना, उसमें भी आप कोशिश कीजिएगा
टी और कॉफ़ी कम से कम हो, अल्कोहल का इस्तेमाल, स्मोकिंग का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि ये सब उससे आपको पानी की खपत और बढ़ती है। पहले ही आपकी बॉडी फुल टाइम डिहाइड्रेशन में रहती है, तो इतना बचाव आप कर लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को आगाह करूंगा, जितनी मौतें रिपोर्ट की जा रही हैं हॉस्पिटल्स में वो अलग हैं, जिनको हम कहेंगे कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू हीट, लेकिन मैं कॉलोनीज में देख रहा हूँ बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं लोगों को। जो लोग भी किडनी डिसीज के और हार्ट के पेशेंट्स हैं या लिवर के पेशेंट्स हैं या उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो सोडियम का या पोटेशियम का कम होने की वजह से बहुत ज्यादा हाइपोनेट्रीमिया वगैरह हो रहा है और लोगों का जो ब्लड प्रेशर बहुत डाउन जा रहा है। जितनी भी मौतें देखी जा रही हैं, जो लोग एज पे हैं वो ज्यादा मर रहे हैं, तो उनको अपने डॉक्टर के टच में रहते हुए कोशिश की जाए कि बड़े बूढ़ों का ख्याल ज्यादा रखा जाए, और जितना भी सीनियर सिटीजन वाला तबका है या कोई दवाइयों पे हैं या पर्टिकुलरली डायबिटिक्स में हैं, वो अपना ख्याल ज्यादा रखें ताकि हम अनचाही मौतों से लोगों को बचा सकें। जाहिर तौर पर डॉक्टर आयुषी बहुत ही वैलिड पॉइंट निकलकर सामने आया सर की ओर से कि लोग हाइड्रेटेड रखने के चक्कर में जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका इंटेक कर रहे हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा हार्मफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोल्ड ड्रिंक्स बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसमें प्रेजर्वेटिव्स के अलावा अपने में जो शुगर की मात्रा है वो इतनी ज्यादा है कि स्पेशली आजकल जो अगर हम देख रहे हैं, हर 5वां जो आदमी है वो डायबिटिक है। जो मिडिल एज जो है वो भी डायबिटीज में, उससे पहले हमारे जो हमारे ये इनिशियल जो हमारे बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे भी डायबिटिक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इनका इतना ज्यादा इंटेक हो रहा है। ये फ्रूट जूसेस जो हैं, पैक्ड फ्रूट जूसेस हैं, या फिर जो एनर्जी ड्रिंक्स जो आजकल ये बच्चे जो ले रहे हैं, उसकी वजह से इतना डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है कि जो हमारा बॉडी का जो शुगर का डाइजेशन है वो हो नहीं पा रहा अच्छे से। हमारी जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन की मात्रा अच्छे से नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो अल्टीमेटली वो लोग डायबिटिक बन रहे हैं। ये बिल्कुल सर ने ये वाली बिल्कुल सही बात कही कि जो हम घर का पानी है बिल्कुल हम लेके चलें। अगर हम जूसेस प्रेफर कर रहे हैं तो हम होममेड जो हम निकाले जाते हैं जूसेस, मौसमी का हो गया या अनार का हो गया, वो ले सकते हैं। और हाँ, हम पैक्ड जूसेस हम कम से कम लेना प्रेफर करें। स्पेशली हम ये जो हमारी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो आजकल बहुत ही चल रही हैं, उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें। पैक्ड जूस से बेटर तो यह है कि आप नॉर्मल पानी पी ले। डॉक्टर्स ये सलाह आपको दे रहे हैं, इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखिए। सर्वेश, बिहार की बात करते हैं। कई मौकों पर देखा गया कि बिहार का तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है जब इस तरह की बीमारियां सामने आती हैं। अब जब हीट वेव से निपटने की बारी आई है तो प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारी है वो कितनी पुख्ता नजर आ रही है? धनंजय, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा। सर्वेश को कनेक्ट कीजिएगा टीम। देखिए, जो तस्वीरें रांची की अगर बात करें तो रांची का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अस्पताल है। रिम्स अस्पताल में सभी लोगों को, मरीज जो हीट वेव के आते हैं सभी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है और यहीं पे इलाज किया जाता है। रिम्स का खस्ता हाल है। डॉक्टर तो लाख दावे करते हैं कि हम अच्छे ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं, लेकिन डॉक्टर ही गायब रहते हैं, बेड नसीब नहीं होता। जो गरीब लोगों का अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इलाज नहीं होते। हालांकि अपने अपने तरीके से लोग इलाज करवा लेते हैं, जिसके जो गरीब लोग होते हैं, लेबर किस्म के लोग होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास से नीचे लोग होते हैं, उन लोगों के लिए सरकारी अस्पताल पे निर्भर होना पड़ता है। सरकारी अस्पताल जो जिला अस्पताल होता है, जिला अस्पताल में उस तरह के ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिनके कारण उनको रांची रेफर कर दिया जाता है। रांची में इलाज के लिए लोगों को बेड का, पैरवी, सब चीज़ कराना पड़ता है। तो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें जो हुई है हीट वेव को लेके, तो पलामू, लातेहार और गुमला, ये 3 जिला है सबसे ज़्यादा झारखंड में ग्रसित रहा है लू के चपेट में। और झारखंड की अगर दूसरी रिपोर्ट की अगर बात करें तो हर साल, देखिए पिछले साल 33 दिनों का हीट वेव अलर्ट जारी किया गया था। इस बार अभी तक 42 डेज का हीट वेव, यानी 9-10 दिन का लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उससे पिछले की अगर बात करें तो 10 दिन, 9 दिन, 5 दिन इस तरह से हीट वेव का येलो अलर्ट, रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन जिस तरह से वायु पॉल्यूशन हुआ है, पेड़ों की कटाई की गई है झारखंड में, माइंस को अवैध तरीके से यहाँ पे खनन किया गया है, ये जो भू वैज्ञानिक है उनके द्वारा साफ साफ बताया जाता है कि रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने काम करने के लिए पेड़ को तो काट देते हैं, लेकिन उसके लिए
20 साल का जो पुराना पेड़ को काट देते हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले निर्णय नहीं ले पाते कि इन पेड़ों को कैसे लगाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति तैयार करनी चाहिए सरकारों को, ताकि लोगों को इन जो हीट वेव है उससे बचाया जा सके। देखिए एक और एक बात बताना चाहूंगा पूजा, रांची अनुमान बात की जाए तो 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता था तो बारिश हो जाती थी, लेकिन अब 40 डिग्री से पार हो जाता है, बारिश नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का किस तरह से इम्पैक्ट झारखंड में पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इस वक्त चुनौती के तौर पर उभरता हुआ विषय नजर आ रहा है। जी समिट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने ही मुद्दों पर जब चर्चा हो रही तो उसमें एक अहम मुद्दा जलवायु परिवर्तन भी है। लेकिन एक हैरत की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन पर इतनी चर्चाओं के बाद भी आज तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। सर्वेश के पास एक बार फिर से वापस आते हुए आशुतोष, फिर आपके पास वापस लौट रही हूँ। सर्वेश, बिहार का इस वक्त हाल क्या है? अस्पतालों का जो सिस्टम है वो कितना दुरुस्त नजर आ रहा है? देखिए पूजा, अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। तमाम अस्पताल जितने भी हैं बिहार के, उनमें अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पे एक बैठक बुलाई थी और बैठक में साफ तौर पे कहा था कि मानसून आने के पहले तमाम स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली जाए, और जो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसको लेकर अस्पतालों में, चाहे वो PMCH हो, पटना का NMCH हो, IGIMS हो या एम्स हो, तमाम ऐसे अस्पताल जहां बड़े अस्पताल हैं जो कि बिहार भर से जहां पे मरीज आते हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं किसी भी बीमारी से, तो उन तमाम जगहों पे अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा पूजा की पहली बारिश तो कल रात को हुई है, लेकिन उसके बावजूद जलाशयों में पानी बिल्कुल नहीं है। जलाशय सूखे हुए हैं, नहरों में पानी नहीं है, नदियों के जलस्तर में कमी आ गई है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं, अभी कितनी भी, हालांकि मानसून की बारिश पहली बारिश हुई है, अभी मानसून को आना बाकी है। मानसून आता है उसमें बारिश कैसी दर्ज होती है ये भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि जलस्तर काफ़ी कम हो गया है। बिहार के 17 जिले लू और हीट वेव की चपेट में आ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो करीब 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बिहार में। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं, और तमाम लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलें तो हीट वेव से जूझने के लिए वो तमाम जरूरी उपाय करके निकलें, ताकि किसी ठीक है सर्वेश, आपके पास वापस लौटूं। आशुतोष, आपके पास वापस लौटूं। इस बीच गौरव मिश्रा ने बातचीत की है, और बातचीत करते हुए वो जानकारी दे रहे हैं निगम बोध घाट की। जरा देखिए एक बार। तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, उस गर्मी के प्रकोप से भी बहुत सारे अस्पतालों में इस तरीके की रिपोर्ट है कि जो मौत के आंकड़े हैं बढ़ रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निगम बोध घाट में, और वहाँ के जो मुख्य प्रबंधक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सुमन कुमार जी। अगर हम बात करें निगम बोध घाट की, जो स्थिति हमने कोरोना काल में देखी, एक के बाद एक पार्थिव शरीर पहुँचते थे, वो स्थिति एक बार फिर से हम देख रहे हैं। क्या आंकड़े हैं अभी तक? अभी तक जैसे कि हमारे यहाँ उस टाइम तो 253 की हाईएस्ट थी पर डे, हाईएस्ट 265 थी, लेकिन अभी जो है 3 दिन से, परसों 97 हुए थे, कल 142 हुए, और अभी तक 35-40 हो सकते हैं। कल के आंकड़े पे गौर करें, ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, और कोविड का आपने जो आंकड़ा बताया, अगर उस आंकड़े को देखें, यानी कि संख्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल ज़्यादा हो रही है। उस टाइम मैंने बताया ना 257 थे, और अब कल जो हुआ है 142 हुआ है। कैसे आप लोग उस डाटा को तैयार करते हैं कि कितने पार्थिव शरीर? इसलिए करते हैं, जो भी डेड बॉडी यहाँ पे आती है उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, उसका नाम पता सब लिखा जाता है। वो अनक्लेम्ड है, अनक्लेम्ड होगी तो वो पुलिस के माध्यम से आएगी। जो हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो उसमें हॉस्पिटल का डिस्चार्ज होगी, और जो होमली डेथ होगी उसका घर वाले बताएंगे कि हमारे यहाँ घर पे डेथ हुई है। इन बात को प्रूफ करने के लिए हम जो फैमिली का मेंबर जो लेके आता है उसका आधार कार्ड रखते हैं, उसकी स्टेटमेंट पर हम सारी कार्रवाई करते हैं। हम उसमें ये नहीं करते कि कोई अड़ोसी पड़ोसी आ गया, कोई आ गया। जो मरने वाला है उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसका आइडेंटिटी कार्ड कोई भी प्रकार का, और जो इन्फॉर्मर है उसका आइडेंटिटी कार्ड, दोनों हम जमा करते हैं, रिपोर्ट में लिखते हैं अपने साथ। एक और सवाल है आपसे, अगर बात करें जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम लोगों की संख्या भी होती, लोग भी आते हैं, किस तरीके की इस गर्मी के मद्देनजर ये व्यवस्थाएं की गई? नहीं, ऐसे तो रूटीन में हमने यहाँ निगम बोध घाट पर, जब से हमारी संस्था ने 12 साल पूर्व 13 साल हो गए किया था, जब यहाँ बैठने का स्थान नहीं था, शेड नहीं थे, टूटी फूटी गलियाँ थी, सड़कें थी, हमने सारा यहाँ पे जितने वेटिंग रूम है हमारे पास सब AC हैं, सारे AC में काम कर रहे हैं। यहाँ शाम को लाइटिंग वगैरह होती है, पूरा बिजली का बिल हमारी संस्था पे करती है, और जो यहाँ पर पानी पीने का इंतजाम है, व्यवस्था है, वो सारी संस्था हमारी करती है। लकड़ी का इंतजाम सारी संस्था करती है। अगर आज
के आंकड़े की बात करें, अब तक कितने अंतिम संस्कार हो चुके हैं अभी तक? आज क्या? आज करीबन मैंने था ना 12:30 बजे तक 35 हुए थे। 12:30। कल का कितना आंकड़ा? कल तो टोटल जो हुआ था 142। कल 142 हुआ था। कोविड काल में अगर हम कोविड काल का जो आंकड़ा आपने बताया वो एक दिन में 235 हुआ था। तो इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें इस दिल्ली की, तो जो प्रचंड गर्मी है, कुछ जो मौतों के आंकड़े हैं लगातार उससे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन निगम बोध घाट में अगर हम देखें ऑल ओवर जो आंकड़े हैं, निश्चित तौर पर कोविड के बाद वो थोड़े और बढ़ते हुए नजर आए हैं। कैमरामैन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। तो निगम बोध घाट पर इस वक्त मौत का आंकड़ा क्या है, जो डेड बॉडीज पहुंच रहे हैं उनका आंकड़ा क्या है, उसको लेकर गौरव ने बातचीत की। और आशुतोष, आपके पास आते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे सोनभद्र हो, भदोही हो, ये वो ज़िले हैं, ख़ासतौर पर चित्रकूट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। यहाँ पर अगर बात करें तो इस वक्त इन जगहों पर मौत का आंकड़ा क्या है? क्योंकि मैंने जो अभी तक देखा, दर्जन भर से ज़्यादा हो चुका है इन ज़िलों में आंकड़ा। देखिए, अकेले बुंदेलखंड से अगर बात करें तो अकेले बुंदेलखंड से कल 64 की मौत का आंकड़ा पार कर गया था। हालांकि कल शाम को जो मुझे खबर मिली थी, तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में 200 से ऊपर अभी तक मौतें हो चुकी हैं हीट वेव के कारण। लोग बड़ी तादाद में अस्पतालों के अंदर पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से, चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, स्पष्ट ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और खासकर जो हीट स्ट्रोक के कारण मरीज पहुंच रहे हैं, उनकी विशेष रूप से देखभाल होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो ट्रिपिंग का मामला हो या वो ट्रांसफार्मर बदलने का मामला हो, फॉल्ट का मामला हो। बिजली विभाग को निर्देश दिए थे कि चाहे वो गाँव हो या शहर हो, किसी भी इलाके में बिजली को लेकर संकट नहीं आना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों देखा गया कई इलाके ऐसे हैं जहां एक तो गर्मी की मार लोगों को मार रही है, दूसरी बिजली की कमी की मार लोगों को मार रही है। ग्रामीण इलाकों का हाल यह है कि एक हफ्ते तक बिजली नहीं पहुंच रही है। पीने के पानी की बात करते हैं, उसको लेकर क्या इंतजाम इस वक्त नजर आ रहे हैं जल्दी से? देखिए, पानी की अगर बात करें तो शहर के कई इलाकों में घड़ों की व्यवस्था की गई है, टैंकर लगाए गए हैं और जो वाटर कूलर हैं उनकी भी नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो तमाम वो लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहां नगर पालिका, नगर परिषद को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पानी का इंतजाम करें, क्योंकि हीट वेव से बचने का तरीका सबसे बड़ा पानी बताया, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो सरकार की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और जगह जगह देखे भी जा रहे हैं। हालांकि सरकार लोगों से अपील भी कर रही है कि अगर कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है, अगर आप मौत के आंकड़ों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में अपना गुजारा करते हैं, जो सड़क के किनारे दिहाड़ी मजदूर, सड़क किनारे रहने वाले लोग, जिनके छत नहीं है सर पर, जिनके पास आशियाना नहीं है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर काम की तलाश में आए हैं और ऐसे में उनके ऊपर ज्यादा मार पड़ती नजर है।